अपनी भाषा यूट्यूब चैनल को देखने वाले और सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज कक्षा 12 की ऐच्छिक हिंदी की मुख्य पुस्तक अंतरा भाग 2 का पाठ नंबर 5 जो कि काव्यखंड से संबंधित है, उसकी पहली कविता जिसका शीर्षक है एक कम। कल हमने बच्चों कवि का कवि परिचय और एक कम इस कविता का शीर्षक क्यों रखा गया इसके बारे में पढ़ा और जाना। आज हम इसी कविता का पहला पद्यांश, कविता बहुत छोटी है लेकिन बहुत सुंदर है। क्यों है सुंदर? क्योंकि हम सभी को और विशेष रूप से युवा वर्ग को हमारे भारत की उस वक्त की जीवन शैली के बारे में परिचय कराती है, बताती है जब भारत 1947 के बाद आज़ाद हुआ। तो उसी समय की जीवन शैली, लोगों के अपने व्यवहार से संबंधित कुछ बातें इस पद्यांश में हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो आइए चांपट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो पद्यांश है इसमें कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको कठिन लगे। तो पहले मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। 1947 के बाद इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर किसे कहते हैं बच्चों? स्वावलंबी, जो वैसे इसका थोड़े आत्मनिर्भर, जो अपने आप पर निर्भर हो, जिसे किसी दूसरे से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं हो, उसे हम आत्मनिर्भर कह सकते हैं। मालामाल, धनी, अमीर और गतिशील का अर्थ यह है क्रियाशील कह सकता हूं। एक तो मैं क्रियाशील, उन्नतिशील होते देखा है। गतिशील का क्रियाशील, उन्नतिशील, प्रगतिशील एक ही अर्थ लगभग। आप इनमें से जो उपयुक्त लगता है वो काम में ले सकते हैं। इसके बाद कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार कहते हैं बेबस, जो कुछ करने में सक्षम नहीं। कंगाल, गरीब, कोढ़ी, अस्वस्थ, या मैं भला चंगा पूर्ण रूप से स्वस्थ को कहते हैं। कामचोर, काम से जी चुराने वाला, और धोखेबाज शब्द आप सभी जानते हैं। तो ये इस कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब हम इनकी पंक्तिवार व्याख्या करते हैं। 1947 के बाद हमारा देश भारत बच्चों 1947 में आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी के बाद इतने लोगों, इतने शब्द का अर्थ आपको क्या लेना है,
बहुत से लोगों ने, अनेक लोगों ने इतने तरीकों से इतने तरीका का मतलब उनके गलत तरीके, अनैतिक तरीके, जिसमें अनैतिक तरीके, गलत तरीके कौन से हैं? भ्रष्टाचार करना, लूटपाट करना, चोरी करना, बेईमानी करना, यानी कोई सा भी तरीका यदि उन्हें धन दिलाता है तो वो उससे परहेज नहीं करते थे। इतने लोग, बहुत सारे लोग वो तरीके के बारे में, वो अनैतिक तरीके जो गलत तरीके अपनाते हैं। आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, मालामाल, धनी और गतिशील, उन्नतिशील, प्रगतिशील या क्रियाशील होते देखा। अर्थात कवि विष्णु खरे कहते हैं कि 1947 के बाद, अर्थात भारत की आज़ादी के बाद बहुत से लोगों ने अनैतिक अर्थात गलत तरीके, जिनमें भ्रष्टाचार, जिनमें बेईमानी, जिनमें घूसखोर, इस प्रकार के बहुत सारे गलत तरीकों को अपनाकर अपने आप को वो स्वावलंबी मानने लग गए, अपने आप को अमीर मानने लग गए और अपने आप को गतिशील, क्रियाशील की कड़ी में जोड़ लिया। अर्थात ये वे लोग थे जिन्होंने इस आज़ादी के बाद के हमारे जो आज़ादी के सेनानी थे उनके सौपन को तोड़ दिया और अपने आप को स्वावलंबी भी बना लिया, बहुत धन वाले अमीर भी हो गए और एक तरीके से आज समाज में वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उन्नतिशील और प्रगतिशील भी बने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब आगे कवि क्या कहता है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, यहाँ देखिए हाथ फैलाना, इसका अर्थ होता है भीख मांगना। ये 2 है आपका मुहावरा है, भीख मांगना, किसका अर्थ है? हाथ फैलाना। 25। अब कवि क्या कहता है उन व्यक्तियों के बारे में जो ईमानदार थे, जो अपने स्वाभिमान को बचाए रखना चाहते थे, या ऐसा कह सकता हूँ मैं कि वे लोग जो देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहते थे, भले ही उन्हें गरीबी सहन करनी पड़े, भले ही उन्हें एक तरीके से आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होना पड़े। और वो लोग कौन थे? वो लोग थे बच्चों ईमानदार। उन्हीं के बारे में कहा है। तो कवि कहता है कि अब जब वह किसी को हाथ फैलाते हुए अर्थात भीख मांगते हुए देखता है, और वो भीख में क्या मांगते हैं? 25 पैसे। इसका मतलब पैसे की कमी है, तो ये आर्थिक कमजोरी का प्रतीक बताता है। एक चाय या 2 रोटी, ये बताता है कि वो भूख मरते हैं या भूख का प्रतीक है रोटी के लिए। ऐसे लोग जो 25 पैसे के लिए, एक चाय या 2 रोटी के लिए भीख मांगते हुए जब कवि के सामने आते हैं या कवि उनको देखता है, तो कवि क्या कहता है फिर? तो जान लेता हूँ। कवि समझ जाता है, जान जाता है, अच्छी तरह से परिचित हो जाता है कि वे कौन हैं, वे कौन से लोग हैं मेरे सामने। कवि कहता है कि मेरे सामने वो व्यक्ति हैं जो इस स्वतंत्र भारत के ईमानदार व्यक्ति, इंसान, अब उसमें सारी चीज़ें दे दी जो हमारे एक व्यक्ति के संदर्भ में होते हैं। वो ईमानदार आदमी हो सकता है, वो ईमानदार औरत हो सकती है, या वो एक ईमानदार बच्चा हो सकता है। कहने का मतलब अब कवि उनको देखता है, कवि को बड़ा दुख होता है, क्योंकि उनको ईमानदारी का ये है इनाम मिला, और कवि इस दशा को देखकर, उन्हें मांगते हुए देखकर, उन्हें भीख मांगते हुए देखकर अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता है।
इसके बाद आगे कवि क्या कहता है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ या कोढ़ी हूँ। अब कवि अपने आप को क्या कहता है कि मैं स्वयं, कवि ने उस स्थिति को अपनी आंखों से देखा जब 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ। उस आज़ाद भारत की घोषणा के तुरंत बाद इस देश में लोगों की जो दो वर्ग थे, एक तो अमीर या धनी और दूसरे गरीब, शोषित, पीड़ित, जिन्हें कवि ने ईमानदार कहा है। वास्तविकता भी यही थी। तो कवि क्या स्वीकार करता है, इन दोनों को इस प्रकार के उनकी जीवन शैली या उनके तौर तरीकों का जो कवि आकलन करता है उसके लिए मानता हुआ, अपने आप को स्वीकार करता है कवि, अपने आप ये मान लेता है कि हाँ लाचार, मैं उस वक्त लाचार था, बेबस था। दूसरी बात कहता है कंगाल, मैं गरीब भी था, या कोढ़ी, मैं अस्वस्थ था। ये कवि अपने लिए इन विशेषणों का प्रयोग करता है। या मैं भला चंगा, हो सकता है मैं उस वक्त पूर्ण स्वस्थ भी था और कामचोर, और काम न करने का भी मैंने जो चोरी की वो गलती थी मेरी, एक मामूली धोखेबाज, और हो सकता है मुझे एक धोखेबाज भी कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए इसका कहने का मतलब ये है, कवि ने जब इस प्रकार की स्थिति देखी, ईमानदार लोगों को पीड़ित होते हुए, ईमानदार लोगों को शोषित होते हुए, ईमानदार लोगों का एक तरीके से समाज में दूरियां बन जाना, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना, तब कवि कहता है कि मैं उस वक्त, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं संघर्ष नहीं कर पा रहा था, मैं उनका साथ नहीं दे पा रहा था, इसीलिए कवि ने इन विशेषणों का प्रयोग किया है। कवि अपने आप को बेबस भी मानता है, गरीब भी मानता है, अस्वस्थ भी मानता है, लेकिन अगली लाइन में ये कहता है या मैं भला चंगा हूँ, कि यदि मैं भला चंगा था, स्वस्थ था, तो यहाँ स्वस्थ होने के बावजूद कवि फिर कहता है और कामचोर। कवि कहता है मैंने काम की चोरी की, यदि मैं उस वक्त उस स्थिति में थोड़ा बहुत प्रयास करता, युवा वर्ग को जागृत करता, ईमानदार लोगों के साथ होता, तो हो सकता है उस स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता था, लेकिन काश मैं कर नहीं पाया, इसीलिए कवि अपने आप को कामचोर मानता है। एक मामूली धोखेबाज कवि अपने आप को इसलिए कहता है क्योंकि मैंने ईमानदार लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। अगर मैं उनका साथ देता, मैं उनके साथ खड़ा होता, तो हो सकता है ईमानदार वर्ग है वो मेरे साथ जुड़ जाता और मैं अग्रणी बनता, मैं उनका पथ प्रदर्शक बनता, तो निश्चित रूप से एक नई क्रांति हो सकती थी, एक नया उन लोगों में उबाल आ सकता था कि वो भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाती थी। मैंने ऐसा नहीं किया, उन लोगों के साथ दिया नहीं, ये मेरी मजबूरी थी, मैं संघर्ष के लायक नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा करना चाहिए था, इसलिए मैंने उन ईमानदार लोगों का साथ नहीं देने के संदर्भ में, और कभी अपने आप को धोखेबाज मान लेता है। तो ये छोटा सा पद्यांश है जिसमें 1947 के बाद अर्थात भारत की आज़ादी के बाद ये जो दो वर्ग हैं उसकी इसमें चर्चा हुई है। एक वर्ग जो गलत अनैतिक तरीकों से अपने आप को बहुत बड़ा संपन्न वर्ग मान लेता है, और दूसरा वर्ग जो ईमानदार है वो पेट भरने के लिए, दो पैसे जुगाड़ करने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों से भीख मांगने जाते हैं। और इन्हीं दोनों वर्गों को देखकर कवि ने अपने आप के बारे में सारे विशेषण काम में लिए हैं, जिसके हम पूर्ण व्याख्या या पूर्ण जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये तो आज का पद्यांश हमारा पूर्ण हुआ। इसके बाद आते हैं इस पद्यांश से निकलने वाले विशेष बिंदु, जिसे शिल्प सौंदर्य भी कहा जाता है। सबसे पहले भाषा देखिए, इसमें कौन सी है? खड़ी बोली।
शैली भावात्मक भाव पैदा करने वाली एवं प्रभावोत्पादक प्रभावित करने वाले। छंद जब कविता की पंक्तियों में वर्ण और मात्राओं की एक रूपता नहीं हो, कम ज़्यादा हो, तो हाँ मुक्त छंद है। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वही बात इसमें है। पंक्ति आपके सामने है, छोटी बड़ी, तो ये है आपका मुक्त छंद। 25 पैसे पै और पै, तो ये कौन सा अलंकार हो गया बच्चों? अनुप्रास, वर्णों की आवर्ती के कारण। हाथ फैलाना, ये मुहावरा है, तो आप इसमें लिख देंगे मुहावरे का प्रयोग भी कवि ने किया है। शब्द शक्ति, इसमें व्यंजना। प्रश्नों के संदर्भ को देखते हुए हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ती है, आपके पाठ के जो प्रश्न हैं। लेकिन लगभग बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं, एक पंक्ति की एक से ज़्यादा अर्थ, इसीलिए इसमें होगी व्यंजना शक्ति। और गुण है इसमें माधुर्य। गुण है माधुर्य। तो ये हमारा पहला पद्यांश, जिसकी व्याख्या और उसके विशेष बिंदु आपने ध्यान से देखा, सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।